आज का विषय यह है कि क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह देखने के लिए आपके पास सक्रिय दृष्टिकोण और निष्क्रिय दृष्टिकोण है। सही है। सक्रिय दृष्टिकोण और निष्क्रिय पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस को स्थिर रखा जाता है और आप वेक्टर्स पर ऑपरेशंस को देखते हैं। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऑपरेशंस को देखने का प्रयास करते हैं, तो वे हैं सक्रिय और निष्क्रिय। मुझे यकीन है कि आप सभी ने यह देखा है, ठीक है ना? तो इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपके पास दो पिक्चर्स हो सकते हैं। एक को श्रोडिंगर पिक्चर कहा जाता है, दूसरे को हाइजेनबर्ग पिक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे। फिजिक्स समान है, चाहे आप श्रोडिंगर पिक्चर या हाइजेनबर्ग चित्र में काम करें, लेकिन आपको इसका आधा नहीं करना चाहिए। आपको सक्रिय और निष्क्रिय दृष्टिकोण के साथ एक ही चीज नहीं मिलेगी। सही है ना? तो हम इस पर पहुंचेंगे। इससे पहले कि मैं इस पर जाऊं, मैंने सोचा कि मुझे इसे पूरा करना चाहिए। हमने पिछले व्याख्यान में इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेबल्स के बारे में जो कहा था उसे पूरा करें। ठीक है, ऑब्जर्वर्स को नहीं। इसलिए इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेबल्स हैं लीनियर ऑपरेटर्स, अनुमति ऑपरेटर जिसका कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा 0 या नॉन जीरो। ठीक है, तो यह वही है जो हमने देखा कि उस विशिष्ट मामले में आप दिखाना चाहते थे कि ऑपरेटर के स्टैंडर्ड डेविएशन को ऑपरेटर बी के स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई किया जाता है। यह कम्यूटेटर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू से अधिक या उसके इक्वल होना चाहिए, ताकि यदि वे संगत है तो यह 0 होगा। आप एक साथ दो संगत ऑब्जर्वेबल्स को माप सकते हैं। कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है। केवल जब असंगत हो तो आपको यह समस्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन या अनिश्चितताओं के लिए प्रोडक्ट एक बाउंड है जो कम्यूटेटर द्वारा निर्धारित किया जाता है, और यही वह प्रश्न है जिसे आपको साबित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं उन स्लाइड के लिए सॉल्यूशन पर संक्षेप में बताऊंगी जिन्होंने इसे आजमाया नहीं है, लेकिन आप वापस जा सकते हैं और उन चीजों पर फिर से काम कर सकते हैं जो मैं सभी स्टेप्स नहीं रख रही हूँ, लेकिन वहाँ आवश्यक स्टेप्स रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक छोटा सा लिखने की कोशिश करते हैं। ए ऑपरेटर होने के लिए एक ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो यह मूल रूप से आपका मीन वैल्यू से डेविएशन ले रहा है। इसी तरह थोड़ा भी उसी तरह कम्यूटेटर ब्रैकेट ए के साथ बी कम्यूटेटर ब्रैकेट के साथ क्या होता है, तो इसका क्या होगा? यह छोटे ए के साथ छोटे बी के समान ही होगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी प्रकार की संख्या क्यों है, इसलिए यह वास्तव में कोई भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक संख्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं। इसे चेक करें कि छोटा बी कम्यूटेटर ऑब्जर्वेबल्स ऑपरेटर ए के समान है। तो आप इस तथ्य का भी उपयोग कर सकते हैं कि यदि आप आर्बिट्ररी तरीके से साई इंटरचेंज के बीच छोटे ए बी ऑपरेटर के मैट्रिक्स एलिमेंट्स को लेते हैं, जो कि कम्यूटेटर ब्रैकेट का मूल्यांकन करने के अलावा कुछ भी नहीं है, तो उम्मीद है तो यह एक्सपेक्टेशन है कि तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप साई के साथ ए लिखने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कुछ फाई बी साई के साथ कुछ काई, और फिर यह इसका स्टार होगा। यदि आप दो स्टेट्स का इनर प्रोडक्ट लेते हैं, उन दो स्टेट्स के इनर प्रोडक्ट के स्टार को माइनस करें। इसका अंतर हमेशा इमेजिनरी वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्या आप यह कोशिश करेंगे? इसे चेक करें। साई के साथ बी को कुछ नए स्टेट के रूप में लें और साई के साथ किसी अन्य स्टेट के रूप में लें, और आप कोशिश कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि यह इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का उपयोग करता है। इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर्स वे ऑब्जर्वेबल्स हैं
तो इन प्रॉपर्टीज का उपयोग करें और आप दिखा सकते हैं कि कम्यूटेटर ए बी के साथ साई आई इसका इमेजिनरी हिस्सा का दोगुना है। ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ती हूँ। इसे चेक करें। ठीक है, अब आप आगे जोड़ सकते हैं। इमेजिनरी भाग हमेशा मैग्नीट्यूड से छोटा होता है, या इसे कह सकते हैं कि मॉड्यूलस को ले सकते हैं और अपनी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का उपयोग कर सकते हैं। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है? डॉट प्रोडक्ट यदि आप इसे लेते हैं तो आप इसे दिखा सकता है कि मॉड्यूलस स्क्वायर्ड व्यक्तिगत स्टेट्स के नॉर्म से कम है। सही है ना? अब आप इसे इसमें वापस प्लग कर सकते हैं तथा यह एक साई के साथ कुछ नहीं लेकिन डेल्टा क्या है हम भी जांच सकते हैं। इसलिए एक बार जब मैं इसे रख देती हूँ तो यह डेल्टा एक्स स्क्वायर्ड है, यह डेल्टा बी स्क्वायर्ड है और आप यहाँ इस चरण पर वापस जाते हैं और आप यह दिखा सकते हैं कि और ए बी का कम्यूटेटर कैपिटल ए कैपिटल बी का कम्यूटेटर है। इसलिए आप सिद्ध कर सकता है कि डेल्टा ए डेल्टा बी के पास यहाँ यह है। तो मैंने अभी आपको स्टेप्स दिए हैं, आप वापस जाएं और इसे खाली स्थानों को भरें और फिर आप इसे ठीक सिद्ध करने में सक्षम होंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस हाफ फैक्टर में कोई गलती है। यह समग्र दो फैक्टर है क्योंकि यह इमेजिनरी हिस्सा जो आप देखने जा रहे हैं और मैं जल्दी से कोई प्रश्न प्राप्त करती हूँ। इस इक्वेशन का विषय यह दिखाना है कि यदि आपके पास असंगत ऑब्जर्वेबल्स हैं तो सटीक मापने में अनिश्चितता होगी। दोनों ऑब्जर्वेबल एक साथ हैं क्योंकि कम्यूटेटर ब्रैकेट ऐसा है, इसलिए p इक्वल के साथ x का कम्यूटेटर ब्रैकेट नॉन जीरो क्यों नहीं है? आपको अनिश्चितता है। यदि आप पार्टिकल की पोजीशन को ठीक से मापने की कोशिश करते हैं तो आप मोमेंटम के बारे में जानकारी खो देते हैं या समान रूप से वेव की वेवलेंथ और इसके विपरीत कोई भी ऑपरेटर्स के लिए जिसका कम्यूटेटर शून्य नहीं है तो मापने में अनिश्चितता हो सकती है। एक साथ में दोनों को माप नहीं सकते। सटीक तो इसे कहने का मौखिक तरीका यह है। यहाँ यह मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है इसलिए इसे यहाँ हटा दिया गया है। यह इमेजिनरी हिस्सा इससे कम या इक्वल है और फिर आप इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह साई आपको बता रहा था कि यहाँ दृष्टिकोण है लेकिन फिजिक्स को समान ही रहना है। एक सुविधाजनक दृष्टिकोण जिसका हम क्वांटम मैकेनिक्स में अनुसरण करते हैं वह है श्रोडिंगर पिक्चर। तो श्रोडिंगर पिक्चर क्या है? यह पहले ही कहा जा चुका है कि स्टेट वेक्टर टाइम के साथ विकसित होता है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लेते हैं जहां हम लिखने की कोशिश करते हैं, आपको टी का साई याद है। हमने टी नॉट के साई पर यूनिटरी ऑपरेटर टी कॉमा टी नॉट लिखा है। हमने टाइम के साथ विकसित होने के लिए स्टेट वेक्टर को लिया, लेकिन जब हम स्टेट साई में तैयार एक प्रणाली के लिए एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, हम इसे टी के टी एक्स साई के साई के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। इसलिए एक्स ऑपरेटर के पास कोई एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है, जैसे कि आपके पास कुछ ऑपरेटर जैसे एक्स क्यूब टी टाइम्स एक्स पी स्क्वायर्ड हो सकता है। आपके पास समेशन के जैसे कुछ ऑपरेटर हो सकते हैं, तो यह एक एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस है। हम ऐसे ऑपरेटर्स को नहीं देख रहे हैं। जब मैं कहती हूँ कि x में एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस है
तो P एंगुलर मोमेंटम L जो कि R क्रॉस P है। यहाँ कोई एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्टेट वेक्टर टाइम के साथ विकसित होते हैं, आप सिद्धांत रूप में x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव कर सकते थे। यह टाइम का एक फंक्शन हो सकता है। सही है, वे चीजें हैं जो हम श्रोडिंगर पिक्चर में करते हैं, जहां हम इन ऑपरेटर्स को देखते हैं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, जहां टाइम डिपेंडेंस नहीं है। टाइम डिपेंडेंस स्टेट पर रखी जाती है, इसलिए टाइम डिपेंडेंस स्टेट वेक्टर पर दिखाई देती है, लेकिन ऑपरेटर टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। और वे देख रहे हैं सरल ऑपरेटर जिनमें कोई स्पष्ट टाइम डिपेंडेंस या इस तरह के ऑपरेटर नहीं है। यह भी एक अनुमेदित ऑपरेटर है, लेकिन यह एक एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस के रूप में हम देखते हैं कि इस प्रकार के ऑपरेटर्स में एक्सप्लिसिट स्टेट वेक्टर टाइम में विकसित नहीं होते हैं, लेकिन ऑपरेटर x और p टाइम ऑपरेटर्स के साथ विकसित नहीं होते हैं। वे उन ऑपरेटर्स के मैट्रिक्स एलिमेंट्स के रूप में कार्य करते हैं, जो कि मैट्रिक्स एलिमेंट्स स्वयं स्टेट के कारण टाइम में विकास हो सकता है। इसलिए स्टेट ऐसे ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल्स के अनुरूप होते हैं। यहाँ कोई एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है। हम ले सकते हैं यह एक पोजीशन ऑपरेटर हो सकता है, या यह एक मोमेंटम ऑपरेटर या एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता है। स्टेट वेक्टर में विभिन्न स्टेट वेक्टर्स के बीच मैट्रिक्स एलिमेंट हो सकते हैं। एक ही समय में समान रूप से आप श्रोडिंगर एवोल्यूशन इक्वेशन का उपयोग कर सकते हैं, जो प्रारंभिक समय में प्रारंभिक स्टेट पर कार्य करने वाला यूनिटरी ऑपरेटर टी नॉट है। इसी तरह ब्रैकेट वेक्टर पर यह यू डैगर होने जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर के इस मैट्रिक्स एलिमेंट को स्पष्ट रूप से मैट्रिक्स एलिमेंट के रूप में लिखा जा सकता है। प्रारंभिक स्टेट्स के बीच प्रारंभिक टाइम लेने के लिए टी नॉट है। इस यूनिटरी ऑपरेटर के साथ दोनों साइड एक ऑपरेटर सैंडविचिंग। यह यूनिटरी ऑपरेटर क्या है? आपने ऐसा किया। यह ई के लिए माइनस आई एच टी माइनस टी नॉट एक है। यू डैगर होगा यू डैगर या इसका उल्टा। ठीक है, तो मैट्रिक्स एलिमेंट के अल्फा कॉमा टी या अल्फा टी दोनों इक्वल है। इसे हम यह लिख सकते हैं, और फिर कुछ ऑब्जर्वेबल्स जिनकी टी के साथ कोई एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है। आप इसे अल्फा के टी नॉट यू डैगर टी कॉमा टी नॉट टी नॉट टी बीटा ऑफ का एक ऑपरेटर यू के रूप में लिख सकते हैं। यह किसी तरह की घंटी बजाने के जैसा है, कुछ इस इक्वेशन को व्यक्त करता है। यह क्या व्यक्त कर रहा है? आप स्टेट परिवर्तन ऑपरेटर को फ्रीज करने का प्रयास कर सकते हैं और सुनिश्चित करें कि मैट्रिक्स एलिमेंट, चाहे मैं विकसित स्टेट के साथ काम करती हूं या फिक्स्ड स्टेट के साथ विकसित ऑपरेटर समान है। ठीक है, तो यह वही है जो बताता है कि या तो आप स्टेट को विकसित करते हैं और मैट्रिक्स एलिमेंट का मूल्यांकन करते हैं, या आप स्टेट को फिक्स करते हैं और इसे टाइम डिपेंडेंस के रूप में मॉडिफाई करते हैं।
एक थी श्रोडिंगर पिक्चर जो कि लेफ्ट हैंड साइड थी, जिसे आपने कई बार किया होगा। लेकिन क्या हम स्टेट्स को प्रारंभिक अवस्था के रूप में फ्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं और ऑपरेटर पर जो कुछ भी मॉडिफाई किया गया है उसे रख सकते हैं? तो वही किया जा रहा है। तो इस तरह से हमें एक संकेत मिलता है कि आप उपरोक्त इक्वेशंस को एक अलग पिक्चर में समान रूप से देख सकते हैं कि अलग तस्वीर को हाइजेनबर्ग कहा जाता है। ठीक है, यह पिक्चर क्या है, अब इसे पहले ही बता दिया गया है। इसके विपरीत स्टेट वेक्टर को कुछ एक्सप्लिसिट टाइम के लिए फ्रीजिंग बनाते हैं, इसे समय पर विकसित होने की अनुमति देते हैं, लेकिन अपने सभी लीनियर ऑपरेटर्स को ऑब्जर्वेबल्स के अनुरूप बनाते हैं जो समय में विकसित होने के लिए हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। लेकिन यह आर्बिट्रेरी नहीं है कि यह क्या रूप है, यह मैट्रिक्स एलिमेंट द्वारा तय किया जाता है जिसे हमने पहले पारदर्शिता में देखा था। तो वह रूप क्या है? इस फॉर्म का सुझाव दिया है इस इक्वेशन को देखकर। लेकिन यहाँ टाइम विकास है। ऑपरेटर ए का टी जो होना चाहिए विशिष्ट टाइम पर ए ऑपरेटर टी के टी नॉट के इक्वल है, और आप इस तरह से टाइम विकास करते हैं। ठीक है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हाइजेनबर्ग पिक्चर में हम पिक्चर्स को टी नॉट पर फ्रीज होने के लिए ले, और हम लेते हैं आपके सभी ऑपरेटर टी नॉट पर, और फिर मल्टीप्लाई यू डैगर, प्री मल्टीप्लाई यू डैगर और पोस्ट मल्टीप्लाई यू टाइम डिपेंडेंस लिखने के लिए ऑपरेटर बहुत सटीक होने के लिए मुझे यहाँ एक सबस्क्रिप्ट h रखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ लिखने दें। इसलिए श्रोडिंगर पिक्चर हाइजेनबर्ग पिक्चर आपके पास साई का टी होगा। ठीक है, और हम चाहते हैं कि आप इसे s रख सकते हैं। याद रखें कि यह यहाँ श्रोडिंगर स्टेट है। आप समान रूप से मैं यहाँ इसे साई लिख सकती थी, और बिना किसी टाइम डिपेंडेंस के कुछ भी नहीं, बल्कि साई को टी शून्य पर हाइजेनबर्ग पिक्चर में स्टेट को फिक्स करने के लिए कि यह टी नॉट पर है। ठीक है, तो यहाँ कोई भी ऑपरेटर जिसे मैं टी का एस ए एच लिखती हूँ वह यू डैगर टी कॉमा टी नॉट होगा। इसलिए आप इसे ए के रूप में भी ऑपरेटर के इक्वल ट्रीट किया जा सकता है। यह यहाँ फ्रोजन है, यहाँ कोई टाइम विकास ऑपरेटर नहीं है, लेकिन वहाँ के एक स्टेट एवोल्यूशन है। हायर श्रोडिंगर पिक्चर में यहाँ स्टेट हाइजेनबर्ग पिक्चर में समान रूप से टाइम पर विकसित होने की स्टेट है जो टाइम पर विकसित होते हैं। यहाँ एच एस और एच एच का क्या होता है? यहाँ वे अलग हैं या वे वही हैं? इसमें हैमिल्टनियन ऑपरेटर का एक्सपोनेंशियल क्यों शामिल है? वे कम्यूट यू डैगर यू आइडेंटिटी है। यहाँ इसे लिखे यू डैगर यू जो कि आइडेंटिटी है। यू डैगर एच यू भी है।
लेकिन यू डैगर में कुछ अन्य ऑपरेटर यह ए के इक्वल नहीं है सामान्य तौर पर, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से यू डैगर एच यू के इक्वल आप दिखा सकते हैं कि यह वैसा ही है जैसा औपचारिक रूप से लिख सकते हैं एच हैमिल्टनियन दोनों पिक्चर्स में एक ही है, लेकिन अन्य ऑपरेटर श्रोडिंगर पिक्चर में टाइम पर विकसित नहीं होते हैं, जबकि वे टाइम पर विकसित होते हैं। टाइम विकास ऑपरेटर द्वारा तय है और यह इस तरह से किया जाता है कि श्रोडिंगर पिक्चर में मैट्रिक्स एलिमेंट का मूल्यांकन किया जाता है। हाइजेनबर्ग में मूल्यांकन मैट्रिक्स एलिमेंट के रूप में ही होने जा रहा है, तो यह यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए है। श्रोडिंगर को निरूपित करने के लिए सबस्क्रिप्ट एस का उपयोग करें। एच हाइजेनबर्ग को निरूपित करने के लिए ऑपरेटर श्रोडिंगर पिक्चर में एक सबस्क्रिप्ट एस है और आप हाइजेनबर्ग ऑपरेटर लिख सकते हैं जो टाइम पर डिपेंडेंट है। यूनिटरी विकास के रूप में डैगर ऑपरेशन टी से नॉट तक या टी नॉट से टी को समान रूप से बिना डैगर के लिखा जा सकता है, लेकिन अंतिम टाइम पर शुरुआती को बदलकर टी से कम नहीं जा सकता है। आप टी से टी नॉट तक जा सकते हैं, जो एक इन्वर्स है। यह वह चीजें हैं जिन्हें आपको यूनिटरी ऑपरेशंस के आसपास प्ले करना चाहिए। आप टी का यू लिख सकते हैं, इसे टी नॉट कॉमा टी के यू डैगर के रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों वही हैं जो ऑपरेटर्स के लिए यहाँ लिखे गए हैं। इसी तरह जिन स्टेट्स में आप हाइजेनबर्ग स्टेट को निरूपित श्रोडिंगर स्टेट वैल्यू पर फ्रीज करने के लिए लिख सकते हैं, इसे टी के अल्फा एस के संदर्भ में लिखें और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप टी से यूनिटरी ऑपरेटर को टाइम पर किसी भी स्टेट से संबंधित नहीं होने के लिए स्क्रोडिंगर इक्वेशन में हाइजेनबर्ग फ्रोजन हुए हैं, इसलिए इन यूनिटरी ऑपरेटर्स के साथ प्ले करें। यू डैगर टी कुछ भी नहीं है लेकिन यू टी नॉट है। मैंने कहा कि टी का अल्फा स्टेट विकास है जिसे मैं कहती हूँ यह श्रोडिंगर पिक्चर स्टेट्स है। आप हाइजेनबर्ग पिक्चर स्टेट्स से संबंधित हो सकते हैं जो टाइम के विकास से इंडिपेंडेंट है। यह यू डैगर है, यहाँ ए यू 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 डैगर आइडेंटिटी होगी। आपको अल्फा एच के लिए अल्फा टी नॉट प्राप्त होता है। यह सभी तरीके हैं, आप इसे वही लिख सकते हैं। यह स्पष्ट है, यह वही है जिस पर हमेशा जोर दिया जाता है, चाहे आप ऐसे दृष्टिकोणों में काम करें जो निष्क्रिय या सक्रिय हो। फिजिक्स नहीं बदल सकती। मैट्रिक्स एलिमेंट्स वे हैं जिनमें फिजिक्स होती है। दोनों पिक्चर्स में मैट्रिक्स एलिमेंट एक ही रहना चाहिए, चाहे मैं हाइजेनबर्ग पिक्चर के साथ काम करूं, जहां हम ऑपरेटर को टाइम फंक्शंस के रूप में विकसित करते हैं, लेकिन आप स्टेट्स को विकसित नहीं करते हैं और समान रूप से गणना करते हैं। आप स्टेट्स को विकसित कर सकते हैं और ऑपरेटर्स को टाइम से इंडिपेंडेंट रख सकते हैं और मैट्रिक्स एलिमेंट दोनों समान होंगे। कभी कभी यह चुनना सुविधाजनक हो जाता है कि कौन सी पिक्चर अधिक सुविधाजनक होगी। ठीक है, तो ठीक वैसे ही जैसे जब हमने यह पहले के आधार पर किया था, मैं यह कहने की कोशिश कर रही थी था कि उस आधार को चुने जहां यह कुछ ऑपरेटर्स के लिए आइगन वैल्यू आधार बन जाता है। इसी तरह यहाँ कभी कभी सुविधा काम कर रही होगी। यहाँ हाइजेनबर्ग पिक्चर सुविधाजनक होगी, कभी कभी श्रोडिंगर पिक्चर सुविधाजनक होगी और आप दिए गए के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स समस्या कुछ भी नहीं, लेकिन दोनों या इक्वल, दोनों समान है। आप या तो श्रोडिंगर चित्र में काम कर सकते हैं या आप काम कर सकते हैं, इसलिए दोनों इस अर्थ में समान हैं कि यदि आप श्रोडिंगर पिक्चर में एक ऑपरेटर के मैट्रिक्स एलिमेंट की कोशिश करते हैं तो टाइम इंडिपेंडेंट है जहां स्टेट टाइम विकसित कर रहे हैं। यह उसी को फ्रीज करने और ऑपरेटर्स के टाइम के विकास के काम करने के समान है, जिसे हम इसे हाइजेनबर्ग कहते हैं।